सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तकरीर ख़त्म हुई है, जिसमें उन्होंने अपने हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के बाद ये बताया है कि उन्होंने इन 100 दिनों में क्या क्या किया। तो उसका जो जिस्ट ऑफ द मैटर है वो मैं आपको बता देती हूँ। पिछला जो हफ्ता है वो काफ़ी गर्म रहा, सियासी तौर पर भी, और टेम्परेचर्स जो है वेदर के वो भी, और जो सियासी टेम्परेचर था उसको बुझाने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी भाग दौड़ की, और शहबाज शरीफ साहब ने भी, जहां बजट आ रहा था पाकिस्तान का, उसके साथ साथ फौरी तौर पर मौलाना साहब के घर पहुंचकर उनको मनाने की भी कोशिश की। कुछ कंट्रोवर्सी तहरीके इंसाफ की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों से डेवलप हो गई है। अब उस पर तो जाहिर है उन्हीं का मौक़िफ़ लेंगे, वो उनको प्रोग्राम में दावत भी दी है आज। लेकिन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम से ये वादा करता हूँ कि ये जो बजट, ये जो IMF का प्रोग्राम है ना करंटली जिसमें पाकिस्तान गया है, और जाहिर सी बात है बजट से कोई लोग खास खुश भी नहीं है, महंगाई का एक तूफान भी आएगा, ग्रोथ रेट भी कम है, तो उन्होंने कहा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। अच्छा, अब ऐसे वादे हमने सुने तो बहुत हैं पहले भी कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया, यूं हो गया वो हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो ये कह रहे हैं तो वी मस्ट ट्रस्ट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड लेट्स सी हाउ द इकोनॉमी डेवलप्स। अब उन्होंने ये भी कहा है कि नई सनतें भी लगाएंगे, उसके साथ साथ कारोबार भी, नए जो कारोबार हैं उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को राग़िब करेंगे, उनको दावत भी देंगे, उनके लिए इनिशिएटिव्स भी करेंगे। तालीम के मैदान में इमरजेंसी का नफाज होगा और फौरी तौर पर इसके ऊपर जो है मतलब अगले 5 साल में एजेंडे का आगाज़ हो गया जिसमें तालीम पर काम होगा, सेहत पर काम होगा, एक्सपोर्ट्स पर काम होगा। सो काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से भी बचाया, और उन्होंने कहा कि रवा साल 30% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान ने हासिल किया, और 4 साल बहुत ज़्यादा महंगाई थी और अब महंगाई नीचे गई। अब आई रियली डोंट नो कि इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं मईशत के वो किस तरह इस चीज़ को देखेंगे और वेदर दे वुड एग्री और नॉट। उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, और वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वज़ीर आज़म के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा मदद की, और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक से काफ़ी सरमायाकारी आ रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, और ऐसे इदारों को, कमेटी बन चुकी है, उन इदारों को भी फारिग किया जाएगा जो कि पाकिस्तान के लिए बोझ है। सो मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन, और अखराजात की कमी करनी पड़ेगी, और अपनी ज़ात के हवाले से भी उन्होंने शायद ये कहा। अब क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, दीगर जगहों में भी अखराजात की कमी होगी या नहीं? अगर होगी तो ये पहले ही हो जाती तो अच्छा होता कि आज वो तकरीर में कहते कि ये सारी हमने कटौतियां कर दी हैं और ये सारे बजट हमने कम कर दिए हैं, जबकि जो बजट है, बजट के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस और दीगर ऐसे जो गवर्नर हाउसेज और जो ये चलते हैं सिस्टम्स इनके, इसके अंदर उनके बजट्स बढ़े हैं। अली गौर साहब सीनियर रहनुमा है PMLN के, हमें जो शाहीन साहब सीनियर रहनुमा तहरीके इंसाफ के, और हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी हमें बजट के अंदर मुशावरत नहीं की गई, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब इधर उधर दौड़े, और फिर ये पता चला कि अब पीपल्स पार्टी शायद ऑन बोर्ड है इस बजट पर, डॉक्यूमेंट पे तो शायद साइन हो ही जाएगा। शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये अजीब सी बात है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट। आई मीन लाइक किसने उनको कहा, किसने उनको पूरा इख्तियार दिया, और फिर किसने उनसे ये पूरा इख्तियार वापस ले लिया? नहीं, पूरी खबरें चलती रहीं, तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल खामोशी रही, और फिर अचानक एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हम इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से किसी तरह कोई बात नहीं करेंगे। तो ये क्या मतलब कोई कंफ्यूजन है आपके फाइल इन रैंक्स में? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो एक बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के सियासतदान है, और किस तरह आपकी पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि जी पूरा मैंडेट दे दिया और फिर आपने कोई मैंडेट नहीं दिया? ये तो ऐसे ही बोल रहे। ये है कि कल मैं खान साहब को खुद मिल के आया हूँ। कल सहाफ़ी ने मेरे सामने एक सवाल किया कि जनाब आपने नेगोशिएशन के हवाले से क्या फैसला किया है। उसका उन्होंने खुद जवाब दिया कि मैंने ऑथोराइज़ कर दिया है महमूद अचकज़ई साहब को।
बाकी देखिए तफसीलात जो होती हैं वो डिस्कशन में आती हैं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करती है। आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी। और जब कभी कोई ऐसी बात होगी, और मेरा ख्याल है कि हम हर सैटरडे मीटिंग करते हैं, बट नेक्स्ट वीक में शायद होगी ईद के बाद, तो बाकी तफसीलात उसकी आ जाएंगी सामने, हम डिस्कशन करके। लेकिन ना वो हमारे एक एम्पावर्ड हुए हैं बाय दी फाउंडर चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से, और आगे क्या तफसीलात होती हैं वो डिसाइड करेगी हमारी पॉलिटिकल कमेटी और हमारी लीडरशिप। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर वो सारी जो कोई तफसीलात सामने आएंगी वो इबाम दूर होता जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक सेकंड नहीं, कैसे सर बहुत बड़ा इबाम है। आप ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कल मुलाकात ही, सहाफी ने सवाल किया और आपके सामने खान साहब ने कहा है कि उनको मैंडेट कर दिया गया है। देखिए इतनी सवाल हुआ नेगोशिएशंस के हवाले से, खान साहब ने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। तफसीलात क्या होती हैं उसका क्या, उसके लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया गया और हम इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से कोई बात नहीं करेंगे, मैंडेट नहीं दिया गया महमूद खान अचकज़ई साहब को। देखिए मैंने सवाल का जवाब, जो सवाल हुआ नेगोशिएशन के हवाले से, उसका जवाब खान साहब ने दिया। अगला सवाल बनता था कि क्या इन प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी मुज़ाकरात करेंगे या नहीं, वो ना सवाल हुआ ना उन्होंने जवाब दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो पहली पॉइंट ऑफ व्यू था खान साहब का कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, प्रॉबेबली उसी को रीएट्रिएट किया है, क्योंकि हमारी लीडरशिप परसों उनको मिल के आई थी। तो खान साहब से जितनी परमिशन मिली होगी या जिस हद तक इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी उसकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है प्रेजेंट लीडरशिप महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से, मैंने कहा ना कि साथियों ने जो सवाल किया उसका उन्होंने जवाब दिया। ये सवाल नहीं हुआ कि क्या प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हैं उनसे बात होगी या नहीं, उसका जवाब ना खान साहब ने दिया ना सवाल हुआ। बाकी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी, वो इंशाल्लाह हमारी जब कमेटी बैठेगी वो हम आपको उसका एलामिया भी जारी करेंगे और उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएगी। मगर बात सिर्फ इतनी है कि जो उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस जमाल मुंतखिल साहब ने कहा कौम आपकी तरफ दिख रही है और आप सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उसके लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी अदा करें या डायलॉग करें, तो मेरा ख्याल है उस कंटेक्स्ट में उन्होंने अचकज़ई साहब को एम्पावर किया है। लेकिन उसकी तफसीलात तो ज़ाहिर है हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड, वो तो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। लेकिन शोएब शाहीन साहब, माय अदर क्वेश्चन वाज व्हिच यू आर प्रोबेबली नॉट अंडरस्टैंडिंग इज के अभी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के 2 सीनियर मेंबर्स ने कहा है कि कोई मैंडेट नहीं दिया अचकज़ई साहब को। देखें, एक है मैंडेट देना टू नेगोशिएट, एक है इन लोगों के साथ मैंडेट है या नहीं है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो किसके साथ है सर? ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो तफसीलात आनी है ना बाकी। ओके, अब नेगोशिएशन के लिए मैंडेट ऑथोराइज्ड किया है टू अचकज़ई साहब, और किन से नहीं करना वो एक पॉलिसी खान साहब ने जो प्रीवियस दी हुई थी कि ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे चुके। ओके सर, ठीक है, आई अंडरस्टूड, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ओके शोएब शाहीन साहब, ठीक है, इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर पीपल एंड फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस, बट एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। अली गौहर साहब, मुझे नहीं पता आपको इस बात से क्या समझ में आई है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौलाना साहब से मिले, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा तौर पर एहतजाज कर रहे थे, बहुत तकरीर कर रहे थे, बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से, और बहुत नाराज थे, बहुत नाला थे। फिर इस मुलाकात के बाद क्या आपको लगता है कि उनकी और तहरीक इंसाफ की जो आपस के अंदर नजदीकी हो रही थी एंड कुछ प्लान बन रहा था कि बजट के बाद, बजट के पास होने के बाद कोई स्ट्रीट एजिटेशन वगैरह की तरफ जाएंगे, वो जो है वो खत्म हो गई है एंड नाउ मौलाना साहब जो है वो is ready to talk to the government? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन बात है, और शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि उन्होंने ख़ास तौर पर जो पिछले 11-12 माह एक इत्तेहादी हुकूमत को चलाया, तो उसमें उनके इत्तेहादियों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। जाहिर है किसी भी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना जो है वो कोई इतना आसान टारगेट नहीं होता। तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, और फिर उसके बाद जाहिर है उन्होंने किसी इत्तेहाद में बैठना होता है, चाहे वो अपोजिशन के इत्तेहाद में बैठे या हुकूमत के इत्तेहाद में बैठे।
तो और वैसे भी मौलाना साहब के साथ आपको पता है कि PMLN की लीडरशिप के बड़े दरीना और बड़े स्ट्रॉन्ग मरासिम हैं। मौलाना साहब अगर जो अपोजिशन में बैठे हैं और वो किसी तहरीक का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ है, एजिटेशन का भी ऐलान किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारी लीडरशिप का उनके साथ रब्ता रहता है। वो भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और दायरा शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना साहब के साथ उनके बड़े गहरे रवाबित हैं। यहाँ पर एक सवाल पहले बात आप कह रही थी कि बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन की बात ये है, असल बात ये है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। जिस तरह आप कह रही थी कि बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है आपके और अवाम को भी। देखिए, पहले इन्होंने कहा अमेरिका की साजिश हो गई है, फिर इन्होंने कहा बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर इन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर इन्होंने कहा शहबाज शरीफ और पता नहीं किस किस ने साजिश कर दी है। तो और उसके बाद हैरानगी की बात है कि ऐवान सदर में बैठकर बाजवा साहब के साथ मुलाकातें करते थे, उधर मिन्नतें तरले करते थे, जलसों में जाकर उनके खिलाफ तकरीर भी कर लेते थे। तो ये इतना मतलब है जो इस तरह से, एक तो होता है ना यू टर्न और एक होता है पंखे की तरह घूमते रहना वो स्पीड के साथ। तो ये तो इनकी अभी आपके टॉक शो से उठेंगे, अगले में कोई और बयान, उससे अगले में इनकी पॉलिसी कोई और आ जाएगी। एक बंदा कह रहा है कि पार्टी से मुज़ाकरात करेंगे, दूसरा कह रहा है कि हमने किसी को मैंडेट ही नहीं दिया वो बात करें। इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो महमूद अचकज़ई कोई हो किसी की। ये भी मैं समझता हूँ कि पहली इंसल्ट तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के साथ की है कि मतलब एक तरफ उनको कह के दूसरा इन्हीं की पार्टी का बंदा कह रहा है कि नहीं वो इस किस्म का कोई मैंडेट नहीं है उनके पास। बहरहाल इनके पास मैंडेट हो या ना हो, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर ये चाहते हैं कि इनको उन केसेस में जिनके ऊपर कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला, पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, उस पर अगर ये NRO चाहते हैं तो वो तो फिर बिल्कुल तवक्को ना करें कि इनको किसी किस्म का NRO मिलेगा। मैं सर आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लाऊंगी हसन मुर्तज़ा साहब। एक खास तौर पर मैं बात का जिक्र करूंगा। यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि ये अवाम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, ये है वो है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है ना जो पाकिस्तान के मामलात जो एक टिल्ट नजर आता है कि एक तरफ नून लीग के लोग होते हैं तो उनको 5 साल तौहीन अदालत के केस में सजाएं सुना दी जाती हैं। एक बंदा खातून जज को सरेआम धमकियां लगाता है तो उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं आता। तो उम्मीदें किस बात की? जिस बंदे ने पाकिस्तान को आग लगाई है उससे किस बात की तवक्को और उम्मीद की जा सकती है? सर मैं गुफ्तगू आपकी तरफ वापस लेके आऊंगी। ठीक, आपका मौक़िफ़ आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे थे बजट से पहले के, बजट के बाद के, अब वो सारे मुझे लगता है कि खत्म होते नजर आ रहे हैं। आप इस बजट से एग्री करते हैं? इस डॉक्यूमेंट को ऑब्वियसली जाहिर है आपकी मदद के बगैर ये पास नहीं हो सकता और ये पास करना भी बहुत जरूरी है और जाहिर है पास होगा भी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गिले शिकवे से मुराद ये नहीं होती कि कोई इख्तिलाफ राय होता है सियासत के अंदर। बिल्कुल यकीनन आज भी वो मौजूद है। मुख्तलिफ चीजों पे जुज़वी तौर पे बजट जो है वो बेहतर भी है और कई चीजें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो से अगर डिफर करती हों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ नजरियात की जमात है, उनका इत्तेहाद है। हम कोई जम नहीं हुए, तो इत्तेहादी जो हैं वो इतराज़ात करते रहते हैं और उनके इतराज़ात सुने भी जाते हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात को, इतराज़ात को दूर किया जाता है और फिर वो हुकूमतें आगे बढ़ती हैं। आज जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं वो वहाँ यकीनन इत्तेहाद की ज़रूरत है। सोसाइटी के अंदर एक अजीब सा इंतशार है और एक अजीब सा खौफ और बेयकीनी की सूरत हाल है। उससे निपटने के लिए हमें मुश्किल फैसले भी लेकर इकट्ठा रहना पड़ेगा और हमें चलना पड़ेगा। ये चीज अपनी जगह है और चीजों की निशानदेही करते रहना ये बिल्कुल इत्तेहादियों का हक। वो तो ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन आपका प्राइमरी जो कंसर्न था तो हम सारों ने बांटना है। नहीं, लेकिन सर आपका प्राइमरी जो कंसर्न था, जो आप लोग बोलते रहे हैं शोज में भी और हमें भी बताते रहे हैं कि जी बजट से रिलेटेड हमें कोई मुशावरत नहीं की गई। जी मैंने वही तो अर्ज की है कि वो नहीं की गई और उस मशावरत में अगर शामिल करके हमारी तजावीज ले ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो नहीं है कि बजट जो है वो कोई उसमें अमेंडमेंट्स भी आनी है, उसमें कट मोशंस भी आनी है, वो बिल्कुल हमारी भी हों और जो काबिल कबूल हों वो शामिल कर ली जाए तो वो उस पर वोटिंग में पीपल्स पार्टी भी हिस्सा ले सकती है। पीपल्स पार्टी एक पॉजिटिव
माइंड के साथ जो है वो चल रही है। ये मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी कहीं पे भी गैर जमहूरी या उनका रवैया हो या तोड़ फोड़ या इस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये मुल्क इन चैलेंजेस से निकले, यहाँ पे एक उम्मीद की फिजा कायम हो, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी आए, हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी, उसके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हों, हमारे एनर्जी क्राइसिस से निकला जाए, हमारी महंगाई को जो है वो कम किया जाए। तो ये सारी चीजें मिलके इंशाल्लाह ताला हम करेंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ात हुए वो सामने भी आते रहेंगे और दूर भी होते रहेंगे। इसी तरह ही होता है। शोएब शाहीन साहब, आपको लगता है कि ये तमाम मामलात जो इस वक्त इस मुल्क के हैं, इसमें एक ग्रैंड डायलॉग या डायलॉग के बगैर आगे बढ़ने की कोई चांसेस हैं? और दूसरी बात, लचक दिखाने की बात अगर की जाए तो आपकी तरफ से भी कुछ लचक दिखानी की जरूरत पड़ेगी ना। अगर कोर्ट से भी ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं कि जी रिकंसिलिएशन या आपको डायलॉग या बात करनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज से, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत में है या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस में है कि इनको बिल्कुल इनसे बात नहीं होनी, इसके अलावा सबसे बात होगी। तो इसके अलावा बाकी और है कौन? आई मीन लाइक जो भी हैं वो बहुत छोटे स्टेक होल्डर्स हैं। बड़े 2 स्टेक होल्डर्स तो आपके सामने बैठे हैं ना, लेफ्ट और राइट पे, एक पीपल्स पार्टी है और एक PMLN है। इनसे बात न करके, डायलॉग ना करके आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आपके जो भी शिकवे शिकायत है कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया या ये किया या वो किया, वो सारी बातें भी रख कर आप बात तो कर सकते हैं ना। देखें जस्मीन, कुछ बात करने के लिए कुछ CBM होते हैं जी। पहली बात तो यह है कि ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है। नंबर 2, मुझे बताएं, मैं आपके सामने कल एक एहतजाजी मुजाहरा इसके सामने प्रेस क्लब के सामने किया, पूरा मीडिया मौजूद है जी। यानी मेरे समेत हमारे 10 बंदे गिरफ्तार कर लिए, मेरे समेत इक़दाम कत्ल 324, कत्ल करने की धमकी 506, 788 दहशतगर्दी, डकैती, उसके अलावा जो दुनिया जान के दफे लग सकते थे। ये 3 महीने में 6ठी FIR मेरे खिलाफ में सीनियर एडवोकेट हुए इस्लामाबाद का, मेरे खिलाफ, मैं जीता हुआ हूँ इस हल्के से। ये अलग बात है, कठपुतलियों को आगे लाया गया। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं। मुझे बताएं, एहराम की हालत में इमरान रियाज ने अदालत से परमिशन लेके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक सिक्योरिटी दे के जा रहा है। ये लोग तो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि इनके पास जो कुछ ये कर रहे हैं, ना इनमें शर्म है, ना गैरत है, ना हया है कि ये एक एहराम की हालत में एक सहाफी, वो तो हमारा नहीं है ना, किसी का नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट सहाफी है, उसके साथ जो कुछ कर रहे हैं और जो पूरा सारा पूछरा कई महीनों से जो हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं, वो सनम और आलिया, वो अच्छा एक वक्त में एक जगह पे एहतजाज कर रही थी ना, इनके 9 मई के ड्रामे से भी हवा निकाल दी है जज मोहम्मद अब्बास ने। उसकी जजमेंट जरा पढ़ ले, मैं आपको जजमेंट भेजता हूँ, जरा आप देखिएगा जी। अगर ये इनके पास कोई एविडेंस थी ना, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि जुडिशल कमीशन बनाएं, अगर कोई एविडेंस थी तो अदालत में पेश करें, फिर वो ISI के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को जा करके वहां फायरिंग ना करनी पड़ती, फिर ये हरकतें ना करनी पड़ती। इनको शर्म खत्म हो गई है और जिस अंदाज से ये यजीदियत और फसाइयत को ये फरोग दे रहे हैं, ये बात करने के काबिल है कि इनके साथ हम बात करें। अच्छा, फिर दूसरी बात, मुझे बताएं कि किस मुंह से ये कहते हैं, जब ये ट्रिब्यूनल की बात करते थे, जाएं जी ट्रिब्यूनल में, जाएं ट्रिब्यूनल में, जाएं, हम चले गए ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में जब इनको कहा फॉर्म 45 ले आओ, तो ये ऑर्डिनेंस ले आए कि नहीं जनाब, एक हम साबिक जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं जी। भाई अगर इनकी कोई गुड फेथ है, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर कोई आपके मकान पे डाकू कब्जा कर ले तो आप कहेंगे डाकू भाई आए जरा, हम आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। वो आपको गालियां दे रहा हो, वो आपके ऊपर पथराव कर रहा हो, आप पे फायरिंग कर रहा हो, आप जाकर उनसे गुफ्तगू करेंगे क्यों? कौन सा इन्होंने CBM किया है, कौन सी ऐसी एतमाद साजी की है, कौन सी ऐसा कोई अपनी गुडविल शो की है, गुडविल शो की है, ठीक है। वो ठीक है, लतीफा चल रहा है, कहते हैं कि जी जरदारी साहब नाराज थे, उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया, उन्होंने कहा जी आपने बजट का हमसे नहीं पूछा, उन्होंने कहा हमसे भी पूछे बगैर बना दिया गया। और जो कुछ कर रहे हैं सैलरी क्लास के साथ, जिस तरीके से जो ठीक सर, एक वक्फा लेने दें शोएब शाहीन साहब, एक वक्फा लेने दें, वक्फे के बाद ही रहेगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर साहब, ये शुएब शाहीन साहब की ने जो बातें की उसमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं कि वो वाकई मतलब है वो सवाल भी है एक तरह से कि जैसे कल जलसे के दौरान पकड़ा गया, फिर 10,000 किस्म के कत्ल के और पता नहीं कौन कौन से वो लगाए गए, फिर हर वक्त अगर प्रेस क्लब के सामने भी जलसा हो तो पकड़ लिया जाता है। दूसरा फिर ये जो इमरान रियाज साहब के हवाले से ये जो काम किया हुकूमत ने, ये मतलब ये आपको लगता है ये नेसेसरी था? एहराम में इस तरह किसी को रोक लेना, उन्होंने अंडरटेकिंग भी दी हुई थी, सब कुछ था, मतलब है ये तो आपके लिए खुद बहुत मतलब है ये तो इसको कहते हैं कि आप बैल मुझे मार बिला वजह से। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि इनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अब ये पूरे पाकिस्तान के सामने कहते हैं कि जी इमरान रियाज साहब जो है, अभी इन्होंने एक फिक्रा बोला, बाकी बात तो बाद में, कि जी वो तो एक न्यूट्रल बंदा है। मतलब है कि वो कितना एक न्यूट्रल है या कितना एक बायस्ड है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। वो ऑलमोस्ट मतलब है कि वो इनकी नुमाइंदगी करता है हर बात में, और ये कहते हैं जी कि वो एक गैर जानिबदार है। पहला झूठ तो इनका ये देख ले सबसे बड़ा। दूसरी बात ये है कि जो इमरान रियाज के ऊपर जाहिर है को केस होंगे, कुछ इस तरह से होगा कि उसको गवर्नमेंट से इजाजत नहीं होगी। आपको याद होगा कि 2 दफा शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और 2 दफा उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था, वो इंग्लैंड जा रहे थे। तो जाहिर है कि वो जो कोई उनके ऊपर एलिगेशन है या गवर्नमेंट की ग्रे लिस्ट में है या उसकी क्या वजूहत है, उसी वजह से रोका गया होगा और उनके इल्म में होगा। तो अगर उनके इल्म में था तो फिर उनको इस तरह से एहराम बांध के तो जाना गैर मुनासिब है। जब एक मुल्क से आपको क्लियरेंस ही नहीं है बाहर जाने की, तो आपको क्यों इस तरह गए? और खास तौर पर ये जो बात करते हैं, ये बड़े प्रधानमंत्री बनते हैं कि जनाब हम बड़े ऑनेस्ट हैं, बाकी सारे चोर डाकू। वो आमिर राजा की ट्वीट और जो वो पिंकी साहबा की एक हमशीरा ने ट्वीट की लंबी चौड़ी, फिर आमिर राजा ने जो बातें की, तो अब तो इनके घर के अंदर से इनके चोरी के भेद निकल के सामने आना शुरू हो गए ना, कि किस तरह इन्होंने खवातीन का एक नेक्सस बनाया हुआ था पाकिस्तान में चोरियां करने के लिए, डाके डालने के लिए, किस तरह से पंजाब में लूट मार करते थे। अब एक तरफ सहूलतकारी का एक अंसर मौजूद है। ये फैक्ट है कि 9 मई के वाकयात पर मैं भी कहता हूँ कि सजाएं होनी चाहिए थी। आज तक अगर मेरिट होता, इंसाफ होता, तो इनको सजाएं सुनाई जा चुकी थी। वहां पर भी ये ऑलमोस्ट 1-2 स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि वो आप कहते हैं कि ये मुकदमात बन गए जी, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। जब इन्होंने 9 मई का वाकया किया तब भी ये कहते थे पुरअमन एहतजाज, लेकिन कल क्या कर रहे थे? कल तो पुरअमन ही कर रहे थे ना। जब मेरी गुजारिश सुने ना, जब इन्होंने धरने दिए थे और धरने देकर असेंबली के ऊपर चढ़ाई की थी और किस तरह से पीटीवी पर हमला किया था, उधर भी ये कहते थे कि हम तो पूरा अमन एहतजाज के नाम पर ही मुल्क में इंतजार था। अच्छा, तो सर फिर डायलॉग की तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, फिर डायलॉग की। चले ठीक है, बस ये हम इसी रट में पड़े रहेंगे, फिर जाहिर है डायलॉग की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी तरफ से भी कोई गुडविल नहीं होगी और उनकी तरफ से भी नहीं है। सीधी बात है, ये एनआरओ मांगते हैं, ये कहते हैं कि हमारी चोरियां छोड़ दें, डाके छोड़ दें। फरा गोगी को हमने वापस नहीं लाना, जिसकी जेबों में करोड़ों रुपए डाल के। तो आप ले आए ना, फरा गोगी को लाना कौन सा मुश्किल है? रेड वारंट निकाले और ले आए। नहीं, जाहिर है कि मुल्कों की कानूनी पेचीदगियां हैं, काफी लोग हैं। बाकी शहजाद अकबर कैसे वो को वापस आ सका, फिर वो और भी इनके काफी लोग हैं जो इधर से फरार हैं। ये जो इतने बेदाग है तो आ जाए ना मैदान में, ले आए, उनको बुलाए। जो इधर थे उनको तो अंदर, इनको अपना दौर भूल गया है कि जब ये हर मुखालिफ को पहले खड़े होकर तकरीर करता था, बानी पीटीए फलां कल अंदर होगा जेल में, 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, अपने सियासी मुखालिफिन को दीवारों के अंदर चुनवाया था। आज ये एनआरओ मांगते हैं। इनकी एक ही शर्त है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून और आइन नहीं है। क्या एनआरओ सर, ये क्या एनआरओ मांगते हैं? क्या एनआरओ क्या है? क्या एनआरओ है? क्या मांगते हैं ये एनआरओ मांगते हैं कि भाई ये असेंबली में अमेंडमेंट लेकर आए कि जो बानी पीटीआई और उसके जितने हमारी हैं वो पाकिस्तान में जो इंतशार फैला ले, जो हमले कर दे, जो पाकिस्तान में डाके डाल ले, कोई कानून और आइन इनके ऊपर लागू नहीं होगा और ये इसके हुक्मरान होंगे। सर ये एक सेकंड, अली गौहर साहब प्लीज, मतलब प्लीज रियलिस्टिकली ये किस किस्म की को obnoxious डिमांड कोई कर सकता है कि जी मुझे एक ब्लैंकेट मुझे अथॉरिटी दे दी जाए कि मैं जिस चीज को मर्जी बोल में आग लगाती जाऊं और जो मर्जी मेरी मैं इस चैनल में करूं और जिसको मर्जी मैं कत्लो गारत करूं, लेकिन आप एक लॉ पास कर दे मेरे सीईओ कि वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। ये किस किस्म की obnoxious डिमांड है?
यही इनकी डिमांड है, यही इनका मुतालबा है। 9 मई के वाकयात को भी ये कहते हैं ये ड्रामा है, कमीशन बना दे भी। आपने सरेआम दिन दिहाड़े आप मुल्की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए हैं, आप कहते हैं हमने किए नहीं, हर बात पे कहते हैं कमीशन बना दे। कमीशन किस बात का? जो अदालतों में जज फैसले कर रहे हैं, जिन अदालतों में जिनमें आपने स्टे ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं, तो बात यह है कि कहीं ना कहीं से तो उनकी सहूलतकारियां भी होती हैं, हर जगह से हो रही हैं। तो इसके बावजूद ये आप क्लीन चिट चाहते हैं कि हमें बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, ना हमारी जो फरागोगी के वाले पैसे को भी भूल जाए पाकिस्तान, अल-कादर ट्रस्ट वाले केसेस को भी भूल जाए पाकिस्तान। तो ये तो हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं। IMF से पाकिस्तान लोन लेने जाए तो ये खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा न दे, यूरोपीय यूनियन को ये खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान की ये मदद न करें। ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये वो जत्था है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के कानून और आइन के अली गौहर साहब, आपको पता है ना ये बातें, आप ठीक है आप ये बातें कर रहे हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपको पता है ना कि पाकिस्तान की अवाम में अब इतना शऊर आ गया है कि वो इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं। स्पेशली जो उन्होंने वोट किया है ना, पब्लिक के वोट की आप इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि ये एक जत्था है, ये कर रहा है, ये वो कर, जो इनकी गलतियां हैं, जो इनकी कोताहियां हैं। अभी शोएब शाहीन साहब को मैंने कहा है कि मुझे बिल्कुल आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ आप महमूद अचकज़ई साहब को इतना बड़ा ऑनर देते हैं और दूसरी तरफ आपकी आपके अपने अंदर ही आपके कोई मसाइल चल रहे हैं पार्टी के अंदर। इन लोगों की जैस्मीन, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। हमने किसको कहा है कि हमें अच्छा सर एक सेकंड रुक जाए, मैं पूछती हूँ इनसे। शोएब शाहीन साहब, ये किस किस्म की obnoxious NRO मांग रहे हैं सर? अली गौहर साहब रुक जाए ना, सर रुक जाए, मैंने सुन ली है। शोएब शाहीन साहब लोगों को गुमराह करके तो पाकिस्तान देखिए इन लोगों की सर आप प्लीज सब खामोश हो जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। आप उनकी शक्लें पहचानने से भी इनकार करते हैं, ये कहते हैं कि हम तुमको जानते हैं। अली गौहर साहब अगर आप ही बोलते रहेंगे तो सर बाकी गेस्ट कैसे बोलेंगे? आपने काफी इल्जामात लगा लिए, आपका मौकिफ भी आ गया, अब 2 सेकंड दे दीजिएगा। शोएब शाहीन साहब, ये किस किस्म का NRO है? मतलब है कौन इन CBMs पे आपके साथ दस्तखत करेगा कि हमें ब्लैंकेट जो है वो माफी दे दी जाए हमारे करतूतों की? देखें, आपकी इस गुफ्तगू के दरमियान इन लोगों की इसी तरह की फजूल गुफ्तगू, इसी तरह की गलत और झूठ में मबनी गुफ्तगू की वजह से हम इनसे बात नहीं करते। अब आपको समझ आ गई है हमने कब कहा है कि हमें NRO दो। भाई आप मुजरिम हो, आप डाकू हो, आप डाका जनी के जरिए आकर के इक़्तिदार में बैठ गए हो, फॉर्म 47 के जरिए। आप दुबई लीक्स में आपके सारे बच्चों के नाम प्रॉपर्टीज निकल रही हैं। रिपोर्टेडली मरियम नवाज की मसाज सेंटर निकल रहा है, जरदारी के सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज निकल रही हैं। उसके ऊपर तो कोई एक किस्म का आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। गंदम स्कैंडल आप मिलके खा गए हो, मोहसिन नकवी आप और उसके साथ अनवार काकड़ और आपकी ये शहबाज शरीफ हुकूमत, आज तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। इन डाकू को पब्लिक रिजेक्ट कर चुकी है। आप अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हमने कब आपसे बात की है? हम तो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, अभी तो बात शुरू नहीं हुई, हम इन्हीं हरकतों की वजह से तो आपसे बात नहीं करते। आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपसे बात कर सके। हमने कभी आपको कहा है कि अभी आए जी हमें NRO दे? हमने कहा है जुडिशियल कमीशन बनाओ। अगर आपके पास एविडेंस थी ना 9 मई की, आप इस ड्रामे के आप मरकजी किरदार हो, चूंकि आप इलेक्शन से भाग रहे थे। अगर आपके पास एविडेंस थी तो पेश करते ना, वही आपका IG है ना, वही आपकी प्रोसिक्यूशन है। तो आपका अब्बास खान, मोहम्मद अब्बास, वो जजमेंट ना लिखता, वो यहाँ मुरीद बलोच जजमेंट ना लिखता। यहाँ 9 मई के आधे से ज्यादा मुकदमे खारिज हो गए हैं इसलिए कि आपने ड्रामा रचा रहे हो आप। अच्छा मुझे बताएं, इसी IG ने ये कहा कि मुराद रास हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है कि ये है 27 उसकी काले, एक दिन के लिए जेल नहीं गया, आपने उठा करके उसको हीरो बना दिया क्योंकि आप उसने पार्टी बदल दी। अंदलीब अब्बास, खदीजा शाह एक गाड़ी में जा रहे हैं। अंदलीब अब्बास हमारी MNA थी, खदीजा शाह कुछ भी नहीं थी, उसको आपने 8 महीने रखा क्योंकि उसने पार्टी नहीं बदली। खदीजा अंदलीब अब्बास ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन के लिए जेल नहीं की। अगर आप इस वाक़े को, इस ड्रामे को अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे, इसको आपने पार्टियां तब्दील करने, पार्टी डिसमेंटल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास फिर हमारा ये हक है। हम सिर्फ एक बात मुतालबा कर रहे हैं, जुडिशियल कमीशन बनाओ, हमने और क्या मांगा है? शोएब शाहीन साहब ठीक है, अच्छा मुजरिम भी खुद हैं, जराइम भी करते हैं, झूठ मार भी करते हैं और फिर साथ इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। ठीक,
भाई आप बताएं ना, जावेद लतीफ इनका नहीं कहता कि मैं जब कहता हूं कि ना इसके ऊपर मेरा हल्का सर हसन मुर्तजा साहब को मौक़िफ़ देने दें, वो काफी देर से खामोश बैठे हैं। जी हसन मुर्तजा साहब, मुझे तो नहीं लगता कि इस मुल्क में अब कभी भी डायलॉग हो सकता है। मतलब शायद यहाँ तो खैर मुमकिन है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन डायलॉग होते हुए नजर नहीं आ रहा है एटलीस्ट। देखिए जैस्मीन, गुजारिश ये है कि जो जबान प्रोग्राम के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर भी और बाकी दीगर प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, कम अज कम मैं तो उसका हिस्सा नहीं बन सकता। ना मेरी ये ग्रूमिंग है, ना मेरी ये परवरिश है कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी को बेगैरत कह रहा हूँ, किसी को चोर और डाकू कह रहा हूँ। मैं तो शाहीन साहब की बड़ी एहतराम और इज्जत करता हूँ। हमेशा काफी प्रोग्राम्स में हम इकट्ठे होते हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे आदमी, ठीक है आपको इख्तलाफ होगा, आप समझते होंगे, आपका नैरेटिव है कि आप दूसरे चोर हैं, तो आपको ये हक तो हासिल नहीं है कि आप बेगैरत कहते रहें किसी को, किसी के गैरत का करते रहें। हाँ बाकी मुझे नहीं पता, अगर इनके पास आसिफ अली जरदारी साहब का इन्होंने नाम लिया है आपके प्रोग्राम में, मैं इनको कह रहा हूं कि कोई भी दुबई लीक्स में आसिफ अली जरदारी की, उनके बच्चों की अनडिक्लेयर्ड कोई भी प्रॉपर्टी आई है, आपके अगले प्रोग्राम में ले आए, जो ये कहेंगे मैं हाजिर हूं वो करने के लिए। इससे ज्यादा मैं ये इस चीज का हिस्सा तो नहीं हूं कि फलां डाकू है, फलां चोर है। अदालतें मौजूद हैं, आप जाएं अदालतों में, वहां पे आप सबूत के साथ मुकदमात दायर करें, वहां पे आपको इंसाफ मिलेगा। ये कौन सा तरीका है कि हम टीवी पे बैठ के एक दूसरे को गालम गलोच करते रहें? इस चीज का मैं हिस्सेदार नहीं हूं और मैं मुजम्मत करता हूं इन अल्फाज की, और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर यही माहौल रहना है तो फिर इनसे कर लिया करें, मेरी जगह किसी और को इनवाइट कर लिया करें। ये मेरे से नहीं बर्दाश्त हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। शुएब शाहीन साहब, आपने सुन लिया है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता जिस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं। एक बात जस्मीन, मेरे भाई हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। एक बात आपको बता दूं, जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, आपका हक हासिल होता है कि आप ओपिनियन को आप अपनी रीजन एंड लॉजिक के साथ बात करें। लेकिन अगर आप मुंह पे झूठ बोलें, किसी को आप डाकाजनी में शामिल कर दें, फराग गोगी को आप हमारे खाते में डाल दें, इमरान रियाज को आप हमारे खाते में डाल दें, हमें आप 9 मई के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम और पता नहीं कातिल और पता नहीं क्या क्या डाल दें, कल के हमारे पुरअमन तरीन एहतजाज को आपने, और उसको भी डिफेंड करें, चले पुलिस ने आप कह दो गलत किया जी, तहकीकात होंगी, हम आपकी बात मान लें। गद्दारी पता नहीं कौन कौन से, अच्छा कोयटा में मैं पशीर में पिछले हफ्ते मैंने जाना था, नहीं जा सका। आपको पता है उसमें मुकदमा हुआ हमारे सारी लीडरशिप पे, गद्दारी, रियासत से बगावत, पता नहीं कत्ल, पता नहीं कौन कौन से, इतनी लंबी चौड़ी। कल जो हमारा पूरे मीडिया के सामने, प्रेस क्लब के सामने हमारा एहतजाज हुआ, मैं खुद उसको लीड कर रहा था। अब उसके अंदर जो FIR में कटे हुए हैं, सबसे पहला दहशतगर्दी, उसके बाद इक़दाम कत्ल, उसके बाद डाका, उसके बाद फिर बहुत लंबी चौड़ी वो सारी चीजें। अगर आप उसको, उनकी इस सारे तर्ज अमल को आप उठाएं और जो कुछ पंजाब में हो रहा है आप उनको उठाएं, हम अगर जबान से भी कुछ कह दें तो हम मुजरिम हो गए। भाई कम से कम जिंदा रहना हमारा हक है, बुनियादी इंसानी हुकूक है हमारे कि हम, फ्रीडम ऑफ असेंबली हमारा हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। उसको अगर आप छीन लेते हैं बुनियादी इंसानी हक को, तो इस मुल्क में फिर आइन किधर है, इस मुल्क में कानून किधर है, इस मुल्क में इंसाफ किधर है? हमें कहते हो हम डाकू बन गए। ठीक, जो डाका जनी के जरिए आपके सामने दुबई लीक्स पे प्रॉपर्टीज आई हैं, देखें हसन साहब ने कहा कि जी हमारी डिक्लेयर्ड हुए हैं। देखिए एक है डिक्लेरेशन, मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो जिनकी प्रॉपर्टीज आई हैं वो डाका जरिए, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना, कि पैसे यहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल गए हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए तो जुर्म बन गया। नहीं, एक तो ये भी बहुत बड़ा, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है मेरे पास। अली गौहर साहब, शुएब शाहीन और हसन मुर्तजा, बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑब्वियसली नाज़रीन, हम खुद एक इस पे इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करेंगे, और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा सवाल है कि आप रहते पाकिस्तान में हैं, हुकूमत आप यहाँ करते हैं, कारोबार आपका यहाँ है, सब कुछ आपका यहाँ है, और फिर दुबई लीक्स में बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाहर निकली हैं।
तो उसके ऊपर क्या हुकूमत को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये सारी की सारी जो है थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है नहीं हुआ। बहरहाल वी विल सी दैट इन द कमिंग डेज। अभी अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।